जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में आपका जो पहला चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत, उसके एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.4 को बनाने जा रहे हैं और यह आपका एनसीईआरटी बुक से हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जो हमको जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी में आपको वेन डायग्राम की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद समुच्चय की संक्रियाएं ये भी पता होना चाहिए। इसमें जो भी ऑपरेशंस ऑफ सेट हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी जानकारियों को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारे चैनल पर ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया इसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है वेन आरेख है ना, यानी कि वेन डायग्राम हम जिसको कहते हैं। तो वेन आरेख जो होता है आपका, ये है क्या, ये आपका वेन डायग्राम। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आपका वेन डायग्राम के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया, तो यह कॉन्सेप्ट देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जॉन वेन, जो कि जिनका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1883 ईस्वी में हुई थी। तो इन्हीं के नाम पर वेन डायग्राम हमारा नाम पड़ा। तो अभी तक हमारा जो जानकारी था क्या क्या था कि हमने समुच्चय को जाना, तो समुच्चय को जाना, उसके बाद और भी बहुत तरह के समुच्चय को हमने पढ़ा। तो अब इसका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हम लोग करते हैं। यदि अगर चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण अगर होता है तो ये आपका वेन डायग्राम ही कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी चीज़ का आप चित्र देखकर या फिल्म देखकर या छोटे मोटे कार्टून देखकर आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो उसी ज़्यादा सीखने के प्रयास में ही ये कदम है जिसमें निश्चित रूप से आपको वेन डायग्राम से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे कि बड़े बड़े सवालों को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर ये कहा जाए कि वेन डायग्राम क्या है, तो इसके बारे में हम लोग एक दो लाइन ये लिख के दे सकते हैं कि वेन डायग्राम जो होता है, वेन आरेख जो होता है, आरेख एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसमें समुच्चयों को चित्रात्मक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद ये चीज़ हम लोग समझ लें कि अगर हमारा समुच्चय है, समुच्चय के चित्र को प्रायः हम लोग एक वृत्त से हम लोग दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एक वृत्त से दिखाते हैं। जैसे कोई समुच्चय ए है आपका और इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 है, तो ये इसका ए नाम यहाँ लिखेंगे और ये जो एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 इसके अंदर में हम लोग लिख देंगे। तो ये आपका समुच्चय का चित्र हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेट भी कहते हैं। इसके बाद हमारा यूनिवर्सल सेट आता है। यूनिवर्सल सेट जिसको हम लोग हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय का जो है चित्रात्मक तरीका क्या है प्रकट करने का, तो ये है आपका एक आयत। ये आयत हम बना देंगे और यहाँ पर साइड में u लिख देंगे। अगर मान लीजिए u एक सेट है
जिसमें 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक का एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद रहेंगे। अब देखा जाए कि अगर हम इस और इसको मिला दें कहने का मतलब कि एक आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो गया और इसके अंदर में कोई समुच्चय आपका A है। तो A में हम देख रहे हैं कि एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 जो है इसमें आ जाएंगे और उसके बाद जो बचा 5 6 7 8 9 10 ये बाहर लिखा जाएगा, है ना। अब ऐसा है कि इसमें हमको दर्शाना है कि सेट A को इंगित करना है, सेट A को प्रदर्शित करना है। तो सेट A को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं कि A को प्रदर्शित करना है तो A को हम लोग डार्क कर देते हैं। तो इस तरह से सेट A प्रदर्शित हो जाता है। अब इसके बाद हमेशा इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी आप लोगों की बढ़ी होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का जो टॉपिक है हमारा ये है समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं और इसका इंग्लिश भी मैं बताता हूँ। ये होता है ऑपरेशंस ऑन सेट होता है। तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी लेते जाइए, ये आपको कहीं भी कुछ भी समझने में मदद करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली अब क्या होता है कि अभी तक तो हम लोग सेट के बारे में जाने, सेट कितने तरह का होता है ये सब चीज़ जाने। अब संक्रियाएं का मतलब क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, कोई भी आप नंबर लेते हैं, नंबर आपने सीखा, नेचुरल नंबर सीखा, जैसे उसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब जो है नंबर की संक्रियाएं हैं। जैसे हम 4 + 5 लिखते हैं, ये प्लस क्या है, संक्रिया है। अगर 4 × 5 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू कुछ और आता है और इसका वैल्यू कुछ और आता है। तो अलग अलग संक्रियाएं किस तरह से सेट में हम लोग करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो संक्रियाएं हैं यानी ऑपरेशंस हैं, तो वो हमारा है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन है और यह सम्मिलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हम लोग 2 सेट लेते हैं। जैसे एक कोई सेट हमने लिया जिसमें 1 2 3 और 4 है, और उसके बाद B कोई सेट लिया जिसमें 3 4 और 5 और 6 है। अब यहाँ पर इसका सम्मिलन होने जा रहा है। तो इसका सम्मिलन यानी कि यूनियन करने से पहले आपको एक चीज़ पर थोड़ा सा यहाँ से ध्यान हम भटकाएंगे। जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते थे, एलसीएम किस तरह से निकालते थे आपको याद होगा। जैसे मान लीजिए कि 18 का और 20 का एलसीएम हमको निकालना है, तो 18 को फैक्टराइज करते थे, 3 × 3 × 2 लिखते हैं, और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम जब हम इसका लेते थे तो क्या करते थे कि जैसे जो एलिमेंट इसमें है सारा एलिमेंट आएगा, जो आपका फैक्टर्स इसमें है सभी फैक्टर को लेंगे, यानी कि 3 को भी लेंगे और यह 3 को भी लेंगे, और यहाँ पर 2 है, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार हमको लेना होता है, जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लेना होता है, बाद बाकी जो बच गया उसको जो है हम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट था एलसीएम निकालने का। तो ठीक उसी तरह से यूनियन में भी हमारा क्या होता है कि जो एलिमेंट कॉमन है, जैसे 3 यहाँ आपका कॉमन है और 4 हमारा कॉमन है, इसके बाद इस दोनों को हम एक बार लिखेंगे, इसके बाद जो भी बचा उसको पूरे को ले लेंगे और जो सेट बनेगा, जैसे 1 ले लिए 2 ले लिए,
3 इसमें भी है, इसमें भी है, एक ही बार लिए, 4 ले लिए और उसके बाद 5 ले लिए और उसके बाद 6 ले लिए। अब इससे जो हमको सेट मिला यही आपका ए और बी का सम्मिलन होता है, जिसको हम लोग ए यूनियन बी पढ़ते हैं, यूनियन ए सम्मिलन बी पढ़ते हैं। अब यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ कि समुच्चय के सम्मिलन से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा आप जरूर याद रखिए कि दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव आते हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। अर्थात सभी अवयव, बस एक अवयव को 2 बार नहीं लिखना है, सभी अवयव को लिखना है, बस एक अवयव को आप 2 बार नहीं लिखना है, लिख सकते हैं। इसे यू द्वारा दर्शाया जाता है, इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, सम्मिलन पढ़ते हैं। तो अब आपको जो आसानी लगे, जैसे सम्मिलन इसको बोलना है तो सम्मिलन भी बोल सकते हैं, अगर यूनियन बोलना है तो यूनियन भी बोल सकते हैं। तो हमको तो यूनियन बोलने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम आगे भी यूनियन ही कहेंगे। तो यही चीज़ को ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में, कि ए यूनियन बी को हम क्या कह सकते हैं कि एक्स मतलब कि वेरिएबल, जहाँ एक्स जो है ए का एलिमेंट हो और या नहीं तो एक्स बी का एलिमेंट हो, या तो ए में हो या तो बी में हो। ऐसे ही अवयव यूनियन में आते हैं जो कि या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो, तो एक बार आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि इसको समुच्चयों के सम्मिलन को। अब इसको वेन डायग्राम से समझिए, 2 सेट हैं आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो ये कहता है कि या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा, किसी न किसी में एलिमेंट होगा ही। तो ये देखिए, ए का भी सारा एलिमेंट इसमें आ जाता है, बी का भी सारा एलिमेंट आ जाता है इसमें। जैसा कि आप यहाँ के एग्जांपल से समझ रहे होंगे कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए का सारा एलिमेंट भी आ गया और इसमें आपका देख रहे हैं 3 4 5 6 बी का भी सारा एलिमेंट इसमें आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है यूनियन ऑफ सेट को आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब क्या होता है कि यूनियन ऑफ सेट कहने का मतलब समुच्चयों के सम्मिलन की कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपका क्या कि क्रम विनिमय का नियम। आप ए यूनियन बी को बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है साहचर्य का नियम, जो कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस तरह से हम लिखें, यानी कि एसोसिएट कर दिए बी और सी को, या नहीं तो ए यूनियन बी, ए बी को एसोसिएट करके यूनियन सी कर दिए, तो यह आपका साहचर्य का नियम कहलाता है। और तत्समक का नियम होता है क्या कि तीसरा नंबर, तत्समक का नियम ए यूनियन को अगर फाई के साथ कर देते हैं तो ये आपका ए ही होता है। यानी कि जिस तरह से याद कीजिए, तत्समक को हम लोग आइडेंटिटी भी कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी कहते हैं। जैसे 1 + 0 करने से 1 ही होता है। ये आपका योग में संख्याओं के योग का तत्समक नियम, यानी आइडेंटिटी, यहाँ 0 क्या होता था, आइडेंटिटी एलिमेंट होता था एडिशन के लिए, यानी कि योग के लिए। उसी तरह से यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव जो है आपका क्या हो जाएगा, यह फाई हो जाएगा। और इसमें चौथा नंबर में वर्ग सम का नियम कहता है कि अगर ए यूनियन ए को आप लिखें तो यह आपका ए ही होता है। इसको हम लोग वर्ग सम नियम कहते हैं। और आखिरी जो है आपका सार्वत्रिक समुच्चय नियम, यानी कि यूनिवर्सल सेट रूल है आपका। ये क्या कहता है कि अगर आप यूनियन करें, ए का यूनियन कर दे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट ही हो जाता है। या नहीं तो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ आप करते हैं तो यह आपका यू ही प्राप्त होता है।
इसको ठीक से आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, यहाँ से उतार लीजिएगा। हमने आप लोगों के लिए लिख के रखा है कि क्रम विनिमय का नियम हो गया, जो कि समझ में आ रहा है आपको। साहचर्य का नियम हो गया, जो कि इस तरह से है आपको। तत्समक का नियम, जिसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी भी कहते हैं, और फाई को हम तत्समक अवयव भी कहते हैं। अब वर्ग सम का नियम क्या कहता है, जिसको इंग्लिश में आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं। इसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो कि अगर यूनिवर्सल सेट के यूनियन ए के साथ हो तो यह आपका यूनिवर्सल सेट ही होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे समुच्चय का सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग इससे अलग हटकर एक कल्पना लेते हैं। जैसे कि अभी आपने 18 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाला, जिसको हम लोग 3 × 2 इंटू 3 दूना 6, 6 तिया 18, 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। अब हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करते थे, जो कॉमन होता था वही एलिमेंट हमारा क्या होता है, सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पर HCF आपका 2 हो जाता है। तो उसी तरह से अगर आपका कोई सेट A है आपका, जिसमें 1 2 3 4 आपका एलिमेंट दिया हुआ है, अब B कोई सेट है आपका 3 4 और 5 6 दिया हुआ है, तो A यूनियन B में से क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट है जिनकी, यानी कि दोनों में जो उभयनिष्ठ है, यानी कि 3 और 4 दोनों में मौजूद है, तो इसको हम लोग समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। और जिसको हम लोग A इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ B इस तरह से डिनोट करते हैं। ये जो उल्टा टोपी देख रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोग समझते हैं। तो परिभाषा में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि समुच्चय A और B का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो A और B दोनों में हो। A और B दोनों में हो, A में भी मौजूद हो और B में भी मौजूद हो। इसे हम सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन इसको पढ़ते हैं से सूचित करते हैं। और A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है कि X ऐसा एलिमेंट है, यहाँ समझिएगा, X जो है A में भी हो और X जो है आपका B में भी हो। यहाँ एंड लगता है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लगता है, एंड लगता है। और यूनियन में जो है यहाँ पर और लगता है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। यानी कि A और B में जो जो एलिमेंट होगा वही इसका सदस्य बनेगा A इंटरसेक्शन B का। जैसे वेन डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यह सेट आपका A है, यह सेट आपका B है, और यहाँ जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं यह कॉमन है, जो कि A के क्षेत्र में भी आ रहा है, B के क्षेत्र में भी आ रहा है। तो इसलिए इसी क्षेत्र को हम लोग A इंटरसेक्शन B कहेंगे, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, A इंटरसेक्शन B कहेंगे। अब इसमें भी कुछ न कुछ प्रॉपर्टी है। जिस तरह से आपने पढ़ा अभी तुरंत कि यूनियन में जो प्रॉपर्टी है सेम उसी तरह की प्रॉपर्टी आपका इंटरसेक्शन में भी है। तो ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो ये प्रॉपर्टी में से सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय का नियम। अगर A इंटरसेक्शन B है तो B इंटरसेक्शन A लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। तो यह सब और भी क्लियर होगा जब हम और भी सारा आगे बढ़ के एक्सरसाइज को बनाएंगे। एसोसिएटिव नियम क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन B लिखिए और फिर इंटरसेक्शन C लिखिए, यानी A B को एक जगह रखिए फिर B C को एक जगह रखिए। ठीक उसी तरह से नंबर सिस्टम में भी होता था, है ना। संख्याओं के योग का साहचर्य नियम, किसी दो संख्या को जोड़िए और फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके जोड़िए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ग सम का नियम आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर A का इंटरसेक्शन A के साथ किया जाए तभी यह A होगा, तभी यह आपका A होगा, है ना। और फाई और यूनियन का नियम, लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन, फाई आपका क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया। अगर
फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं ए का, तो यह आपका फाई ही होता है, क्योंकि इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। और अगर यूनिवर्सल सेट को, ये यू आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, का इंटरसेक्शन आप ए से करते हैं तो यह ए ही होगा, क्योंकि सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट होते हैं, ए का हो चाहे बी का हो चाहे सी का हो, जो कि उस सिस्टम में मौजूद होता है, उस सिस्टम का सदस्य हो। उसके बाद वितरण या बंटन का नियम क्या कहता है, जिसको आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे, क्लास 9-10 में भी पढ़े होंगे। तो वितरण का नियम कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे, तो एक बार ए इंटरसेक्शन लिख के बी लिख सकते हैं, और उसके बाद बीच में यूनियन है, अब फिर ए इंटरसेक्शन जो है सी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपका 3 × a + b हो, तो इसी को हम लोग बंटन का भी नियम कहते हैं। तो 3 को इंटू करते हैं ए से, और फिर 3 को इंटू कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी से। तो इस तरह से ध्यान में आप रख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं, यह भी आपका ऑपरेशंस है। तो अब ये क्या कहता है कि जब दो समुच्चयों ए और बी की बात की जाए, यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, ए और बी की बात की जाए, तो ए अंतर बी यानी a - b से इसको डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, a अंतर b, समुच्चयों का अंतर कर रहे हैं, तो अंतर का मतलब ही होता है, ये साइन निगेटिव यहाँ हालांकि दिख रहा है, निगेटिव साइन को ही यूज करते हैं इस ऑपरेशन में भी। उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो कि ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, यही की पॉइंट है। तो अंतर कहता है कि जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है ना। तो अब इसी के आधार पर इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये a - b का डिफरेंस निकल जाएगा आपका, जो कि a में है लेकिन b में नहीं है। और हमेशा ध्यान दीजिए कि कोई ये a - b करते हैं और b - a करते हैं, तो ये हमेशा आपका बराबर नहीं होता है ना। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि a और b आपका सेट है, जैसे a में हो गया 1 2 3 और 4 लेके चल रहे हैं, और b में हम लेके चल रहे हैं 3 4 5 और 6 लेके चल रहे हैं। अगर a - b करना है आपको, तो a में हो 2 3 और 4 हो गया, -3 4 5 और 6 हो गया। कहता है कि a में हो और b में नहीं हो, b में नहीं हो और a में हमारा हो। तो a में तो हमारा क्या कहते हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है भैया, है ना। लेकिन ये क्या b में है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3b में है, तो 3 को यहाँ से भगा देंगे, बोले भाग तू। उसके बाद जो है 4b में है, तो है b में, तो 4 को भी भगा देंगे। तो अब ये बात हो गई पक्की कि ये 1 2 ऐसा है जो कि a में है लेकिन b में नहीं है, यही 1 2 ऐसा है जो कि b में आपका नहीं है। तो इस तरह से हम लोग a - b को निकाल सकते हैं। अब यदि हमको कह दे कि b - a निकालना है, तो b को पहले लिखिए, 3 4 और 5 और 6 लिख दिए। अब माइनस करना है हमको, 1 2 3 4 से माइनस करना है। तो डेफिनेशन कहता है कि b - a अगर लिखे हैं आप, तो b में है, a में नहीं है। a में नहीं होना चाहिए, वो सदस्य b में होना चाहिए। तो b के सदस्य तो ये है। अब क्या ये सब में से कोई ऐसा है जो कि आपका इसमें भी मौजूद है? तो हम देख रहे हैं कि 3 मौजूद है इसमें भी और 4 मौजूद है इसमें भी। अब जो बच गया उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, किसमें, b - a में लिख सकते हैं। इसमें 5 और 6 आया। अब फिर से डेफिनेशन पे चलिए कि b में हो, तो b में है 5 और 6, a में नहीं हो, कहने का मतलब a में नहीं है, देखिए 5 6, है ना। अब इसका वेन डायग्राम हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर a - b है तो सिर्फ a का एलिमेंट हो जाएगा, जो कॉमन वाला होगा वो नहीं आएगा इसमें।
अगर b माइनस a करते हैं तो a और b का जो कॉमन है वो भी नहीं आएगा और a में जो भी एलिमेंट है वो भी नहीं आएगा। देख रहे हैं, वो भी नहीं आएगा, जो कॉमन है वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपका a माइनस बी का डायग्राम है और ये आपका b माइनस ए का डायग्राम है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय a माइनस बी, देख रहे हैं a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b देख रहे हैं, बीच वाला पार्ट होता है a इंटरसेक्शन b, पीछे हम बताए थे। और b माइनस a ये पार्ट होता है। परस्पर असंयुक्त होते हैं, परस्पर असंयुक्त होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट होते हैं। कहने का मतलब कि म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब समझिए कि इसका एलिमेंट इसमें नहीं है और इसका एलिमेंट, इसका अवयव इसमें नहीं है, इसका अवयव इसमें भी नहीं है, इसका अवयव मतलब कि तीनों में से किसी का एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो। यानी कि दो गो में भी कॉमन नहीं है। कॉमन कहने का मतलब सर्विस नहीं है, इसका एलिमेंट इसमें मिल ही नहीं सकता है, इसका एलिमेंट इसमें मिल ही नहीं सकता है। अर्थात इसमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होगा। हमेशा एक रिक्त समुच्चय ही होगा अगर सर्वनिष्ठ समुच्चय हम निकालते हैं। तो अभी अभी जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं उसी को हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि b माइनस ए निकाला, यहाँ पर a माइनस बी निकाला। अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालें तो a इंटरसेक्शन b निकालने का मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमन है वही एलिमेंट आएगा। तो देख लीजिए दोनों में क्या क्या कॉमन है। 3 4 हमारा कॉमन था, है ना, 3 4 क्या था हमारा, कॉमन था। तो ये कॉमन वाला एलिमेंट आ जाएगा। अब तीनों को आप ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए और आप इसको देखिए। क्या तीनों में एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कि आपका कॉमन है? किसी दो में मौजूद है तो तीनों में अलग अलग है। अगर इसका इंटरसेक्शन, कहने का मतलब a माइनस बी का इंटरसेक्शन अगर a इंटरसेक्शन b से निकालते हैं तो यह आपका 5 हो जाएगा। अगर a माइनस बी का इंटरसेक्शन, है ना, कहने का मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालते हैं b माइनस ए के साथ तो यह भी आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब यदि हम a इंटरसेक्शन b का, है ना, इंटरसेक्शन निकालते हैं b माइनस ए के साथ तो यह भी आपका 5 हो जाएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इसी बात को हमारा लास्ट पॉइंट बताता है और इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने समझा भी दिया है बोर्ड पर। जो कुछ बोर्ड से लिखने का है इसको लिखने के बाद ये आप एग्जाम्पल वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह प्रश्नावली 1.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यह जो भी प्रॉब्लम है आपका इसमें, इसके सहूलियत से देखने के लिए आप लोगों के पास हमने यह फ़ोटोकॉपी लाया है और इसमें आपका वही सब प्रॉब्लम है जो आपके बुक में प्रॉब्लम दिया गया है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम जो भी हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, इसमें से कुछ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि इसके एक एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का PDF हम इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों का उपलब्ध कराएंगे। अब यदि नहीं बने तो आप वहाँ पर उसको देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले कुछ प्रॉब्लम को यूं ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका है पहला नंबर प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन कहने का मतलब हो गया कि यूनियन आपको ज्ञात करना है ना। यूनियन हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये x आपका दिया गया है यहाँ पर 1 2 1 3 5, माफ़ करेंगे 1 3 5 दिया गया है और y जो दिया गया है आपका 1 2 और 3 दिया गया है।
तो सम्मिलन हम ज्ञात करने के लिए यानी कि यूनियन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या तो ए में मौजूद हो, या तो पहले सेट में मौजूद हो, या तो दूसरे सेट में मौजूद हो, दोनों को हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं। जैसे 1 दोनों में मौजूद है तो एक बार लिखेंगे, यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ 3 दोनों में मौजूद है, और उसके बाद 5। तो इस तरह से सारे एलिमेंट को हम लोग ले सकते हैं, यानी कि दोनों का एलिमेंट इसमें मौजूद हो तो सम्मिलन होता है। उसी प्रकार ये पहला नंबर हो गया आपका। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, चूँकि दूसरा नंबर बहुत आसान है, यहाँ पर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है ये। उसके बाद क्या कहता है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पहला जो सेट हो जाएगा, क्या कह रहा है कि यह 3 का गुणज है, प्राकृत संख्या है। तो 3 का गुणज 3, 6, 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 है ना, इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। अब बी जो सेट है आपका 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो 6 से छोटी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से छोटी ये हो गई। अब यदि इसका ए यूनियन सम्मिलन बी निकालते हैं, सम्मिलन यानी यूनियन, तो 1 तो आएगा ही, 2 आएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 6 इसमें है। उसके बाद 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का गुणज जो है आता चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, x सच दैट x, जहाँ x प्राकृत संख्या है और 1 से 6 के बीच में है, 1 से बड़ा है और 6 से यह छोटा है। और दूसरा कहता है प्राकृत संख्या जो कि 6 से बड़ा है और यह 10 से छोटा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कहाँ पर इस तरह का सिंबल यूज किया गया है और कहाँ पर इस तरह का सिंबल यूज किया गया है। तो ये जो सिंबल होता है तो यह बताता है कि वो इंक्लूड होता है कोई भी संख्या, अगर इसके बाद कोई भी संख्या होगी वो इंक्लूड होगी, मतलब उसमें आएगा। तो अब इसको देखिए, इसमें जो है हमारा ए जो हो जाएगा, ए जो हो जाएगा, यह क्वेश्चन नंबर आपका 4 में ए में आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4, 5 और 6 भी हो जाएगा। और इसी के बी में आने वाला संख्या 6 से ऊपर और 10 से नीचे 7, 8, 9 और बस 10 नहीं होना चाहिए, 10 से नीचे का ही लेना है। अब यहाँ पर सम्मिलन आपको निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, 6 को भी लेंगे, इसका 7 भी ले लेंगे, इसका 8 भी ले लेंगे, इसका 9 भी ले लेंगे। तो ये सारी संख्या जो है ए यूनियन बी के अंदर में आपका आ जाता है। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि ए जो है 1, 2, 3 है, बी जो है आपका 5 है। तो ए हमारा, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये आपका 1, 2 और 3 है, और दूसरा जो सेट बी है ये इम्पटी सेट है, यानी कि ये 5 है आपका। तो ए यूनियन बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलिमेंट ले लेंगे, 1, 2, 3 ले लेंगे, और इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही हमारा रह जाएगा ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन यही रह जाएगा। अब यहाँ कहता है कि मान लीजिए कि ए जो है ए बी है, बी जो है ए बी सी है, क्या ए सबसेट बी है? तो ए यूनियन बी को ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे जैसा कि 2 नंबर में कहा कि ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी है, और बी में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है, ए, बी और सी है। तो क्या ए जो है सबसेट है बी का? तो कहेंगे यस, ये सबसेट है बी का। उसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन बी आप निकाल के इसको दिखाइए। तो ए यूनियन बी जब हम लेंगे तो ए बी सी ही आ जाएगा, यानी कि यह बी के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए दोनों में मौजूद है, बी दोनों में मौजूद है, सी दोनों में मौजूद है। तो इसका सब एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसका भी सब एलिमेंट इसमें मौजूद है ना। तो इस तरह से ये ए सम्मिलन बी निकल जाएगा, यानी ए यूनियन बी निकल जाएगा।
इसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी का है तो ए यूनियन बी क्या होगा। अभी देखिए तुरंत हम लोग पढ़े हैं, अगर ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो तीसरा नंबर का सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ए सबसेट बी का हो तो निश्चित रूप से ए यूनियन बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, जो कि एग्जाम्पल 2 में आपका यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, है ना। 4 को देखते हैं। 4 होगा, अब ए दिया गया है आपका, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा ए आपका दिया गया है जिसमें 1 2 और 3 और 4 एलिमेंट ये सब है। अब बी जो सेट दिया गया है इसमें 3 4 5 और 6 दिया गया है, और सी जो है दिया गया आपका 5 6 7 8, ये बुक में भी आप देख सकते हैं, और डी जो दिया गया है 7 8 9 और 10 दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो ए और बी को देख रहे हैं, तो ए का भी सारा एलिमेंट 1 2 3 भी आ गया और ये 4 भी आ गया। बी का भी सारा एलिमेंट इसमें लाइए, 3 4 तो आ ही गया है और 5 6 डाल दीजिए, तो ये आपका निकल गया ए यूनियन बी निकल गया। अब यदि आपको निकालना है यहाँ पर ए यूनियन सी, उसी तरह करेंगे, बी यूनियन सी उसी तरह करेंगे, बी यूनियन डी उसी तरह करेंगे। अब यह 5वां नंबर जो है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी है आपका। यूनियन कहने का मतलब सम्मिलन। तो अब ए का सारा एलिमेंट भी इसमें, बी का सारा एलिमेंट भी इसमें आएगा, सी का भी सारा एलिमेंट इसमें आना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 ए का सारा एलिमेंट आ गया। अब बी का सारा एलिमेंट जैसे 3 4 आ चुका है, 5 6 भी आ जाएगा, तो इसमें आपका बी का भी एलिमेंट आ गया। सी का एलिमेंट जो देखते हैं 5 6 7 8 है, 5 6 ऑलरेडी आ गया है और 7 8 डाल देने से ये आपका सभी तीनों सेट का यूनियन इसमें आ जाता है। तो यही आंसर हो जाता है, ए यूनियन बी यूनियन सी को हम इतना लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपका ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है, बी यूनियन सी यूनियन डी लिखना है। अब जैसे 7 नंबर देखिए, 7 नंबर एक बनाते हैं हम लोग, बी यूनियन सी यूनियन डी आपको लिखना है। तो बी में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, तो बी में हम देख रहे हैं 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6 को हम ले लिए। अब सी में देख रहे हैं 5 6 7 8 है, तो 5 6 आ ही चुका है, 7 8 इसमें डाल दिए। अब डी में देख रहे हैं कि 7 8 9 10 है, तो 7 8 आ ही चुका है, 9 और 10 हम लोग डाल दिए। तो यही हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1 में जो प्रश्न दिया गया है इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, यानी कि आपको इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ समुच्चय कहने का मतलब क्या याद करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो अब इंटरसेक्शन पे आते हैं, यहाँ पर ही आते हैं, शुरू में ही आते हैं, हम लोग 1 पे चलते हैं। इंटरसेक्शन कहने का मतलब कि इस दोनों में जो कॉमन है, तो इस दोनों में जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है हमारा देख रहे हैं, 1 कॉमन है और कुछ नहीं है कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा x इंटरसेक्शन y जो है 1 हो जाएगा। अब जैसे क्या कहते हैं, इसमें तीसरा नंबर देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है ए बी में। तो a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो हमारा सिर्फ 3 आ जाएगा। तो ध्यान रहे, ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद इसमें देखिए 4 नंबर में देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ के लिए a इंटरसेक्शन b जो है यह आपका
फाई हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है। यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो यहाँ फाई हो जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है इसमें, तो एक तो कुछ एलिमेंट नहीं है और इसमें 1 2 3 भी है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है। इसमें जब है ही नहीं तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें जो छूटा प्रॉब्लम वो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 में ए बी सी और डी आपका दिया गया है, तो इसको बड़ी प्रेम से आप लिखिए, हड़बड़ा के नहीं लिखना है। अगर बहुत अच्छी जानकारी भी है तो प्रेम से पढ़ना है। ए में हमारा दिया गया है 3 5 7 9 और यह 11 दिया गया है। अब बी में जो है हमको दिया गया है 7 9 11 और 13 दिया गया है। और सी में जो दिया गया है आपका 11 13 और 15 दिया गया है। और डी में जो है हमारा 15 और 17 दिया गया है। अब यहाँ पर ये देखिए पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा, ये चारों एक तरह का प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि सातवां भी। तो ये चारों एक तरह का प्रॉब्लम है। इसमें पहला नंबर हम बनाते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए और बी में कॉमन देखिए क्या क्या है, सर्वनिष्ठ क्या क्या है। तो इस दोनों में 7 मिल रहा है, दोनों में 9 मिल रहा है हमारा, दोनों में, और 11 मिल रहा है दोनों में। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक उसी तरह से आप देखिए अगर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी आपको निकालने के लिए कहा जाए, तीसरा नंबर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए कहा जाए, तो ए सी डी में देखिए कॉमन कुछ है क्या। जैसे यहाँ 15 दिख रहा है दोनों में, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। यहाँ 11 दिख रहा है दोनों में, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ए सी डी में तीनों में मिलाकर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसीलिए यह आपका इम्पटी सेट रह जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, चलिए इस पे चल देते हैं। ये जो 2-2 वाला है आप लोग बना लीजिएगा, हालांकि इसका आंसर PDF जो है हम इस वीडियो के अंत में डाल रहे हैं और हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर में देखा जाए, 8 नंबर में हमारा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी दिया गया है। तो सबसे पहले आप ए का इंटरसेक्शन के साथ बी यूनियन डी निकाल लीजिए, बी यूनियन डी। तो बी और डी को अगर मिलाते हैं तो इसमें 7 भी आता है, 9 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है, 15 भी आता है और 17 भी आता है। अब इसका यूनियन ए के साथ, यानी ए में हमारा 3 है, 5 है, 7 है, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, माफ़ करेंगे इंटरसेक्शन है ना, इसको हम लोग सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन कहते हैं। 7 9 11 और यह आपका 13। उसके बाद यहाँ पर 15 लिखिए, यहाँ पर 17 लिखिए। अब हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक 9 कॉमन है, 7 कॉमन है और 11 कॉमन है। तो 7 9 और 11 जो हो जाएगा, यही सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन आपका डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम इसको भी बना लेते हैं, ये दोनों थोड़ा अलग टाइप का है। ये किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 को ही हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा दिया गया है ए यूनियन डी और उसके बाद इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी दिया गया है। तो ए और डी को देखिए, तो दोनों का यूनियन आपको निकालना है। तो ए का भी सारा एलिमेंट, डी का भी सारा एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। ये 3 5 7 9 11 15 और यह आपका 17 हो गया, ए यूनियन डी। अब यहाँ पर बीच में इंटरसेक्शन है, उसके बाद कहता है बी यूनियन सी।
तो बी यूनियन सी करना है आपको। यूनियन कहने का मतलब सम्मिलन। तो इसमें आता है 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और इसमें एक आपका 15 भी चला आया। चूँकि 11 और 13 ऑलरेडी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो एक ही बार हम लोग लिखेंगे। अब इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? एक 11 दिख रहा है कॉमन, और तो कुछ नहीं, एक 15 हमारा कॉमन दिख रहा है, और एक 9 भी हमारा कॉमन दिख रहा है, एक 7 भी कॉमन दिख रहा है। कॉमन कहने का मतलब दोनों में क्या क्या मौजूद है, तो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 15 हो गया। तो ये आपका निकल गया। यह जो सेट डिफाइन किया गया है इसमें एलिमेंट 7, 9 और 11 और 15 आपका मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रॉब्लम में जो छूटा हुआ प्रॉब्लम है इसको आप लास्ट में जो पीडीएफ दिया जाएगा उसको देख के बना ज़रूर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 7 नंबर में चलते हैं। यदि x a जो है x एक प्राकृत संख्या है तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए a जो दिया गया है एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से आ जाता है, ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए कहता है कि x एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या में 2 4 6 8 है ना, ये सब नंबर आ जाते हैं सम प्राकृत संख्या में। उसके बाद कहता है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, आपका 7 आ गया, इस तरह से ये अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद यहाँ कहता है कि x एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इसी तरह से अभाज्य संख्या को लेते रहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछना शुरू करता है आपका। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि a इंटरसेक्शन b क्या होगा भाई? a का इंटरसेक्शन b से अगर हम करते हैं, दोनों को मिला के देखिए, तो इंटरसेक्शन है यानी कि दोनों में कॉमन क्या क्या है? तो दोनों में कॉमन हमारा 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि b में जो मौजूद है वही इस दोनों में कॉमन है। यानी कि क्या है आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि ये सारे जो है आपका कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में हम सिर्फ b भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर आपका कहता है कि a इंटरसेक्शन c में कौन कौन सा संख्या आएगा आपका? तो a का इंटरसेक्शन c से कीजिए। 1 1 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो कॉमन बोल रहा है तो हम 1 3 5 7 इसी तरह से लेते चले जा सकते हैं। अब इसको देखेंगे तो यह सेट आपका c है। ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर में a इंटरसेक्शन d भी जो है वही हाल हो जाएगा, यह d के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद यदि हमको ये 4 नंबर में कहता है कि b इंटरसेक्शन d निकालना है, तो ध्यान दीजिए b और d में हम कॉमन ढूंढेंगे, b और d में कॉमन ढूंढेंगे। तो b में देखिए 2 ही एक कॉमन है, बाद बाकी सब संख्या ऑड नंबर है, इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा, और बाद बाकी इस दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। अब यदि हमको पूछे कि b इंटरसेक्शन d क्या होगा, तो b को ध्यान से देखेंगे, आँख खोल के देखेंगे, और d को भी आँख खोल के देखेंगे। तो b और d में b और d तो हो ही गया हमारा, b और c को देख लेते हैं, है ना। ये बी डी यहाँ आ गया जो कि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन था, और b और इंटरसेक्शन c जो है ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो b और c को देखिए, b और c को, इस दोनों में कॉमन क्या है? तो इस दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं भैया, ये सारा ऑड नंबर विषम संख्या है, ये सारा सम संख्या है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इम्पटी सेट हो जाएगा जिसको हम लोग फाई कहेंगे। अब यदि 6 नंबर को देखिए तो c इंटरसेक्शन d लिखा गया है। तो c और d, ये c और ये d, इस दोनों में जो है क्या क्या कॉमन है? तो इस दोनों में जो कॉमन आप देखेंगे ना,
तो ये सारा एलिमेंट जो है सिर्फ 2 इसमें नहीं आएगा। 3, 5, 7 ये 2 चूँकि माफ़ करेंगे 2 नहीं है कॉमन, 2 भी नहीं है दोनों में, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 3 है, 5 है, 7 है, और ये सारा जो है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, सभी संख्या इसमें आ जाएगी। तो ये तो होगा तो आपका डी के ही बराबर, लेकिन इसमें 2 नहीं रहेगा, इसमें 2 नहीं रहेगा। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये आप क्वेश्चन ठीक तरह से समझ गए होंगे। 7 नंबर 7 के बाद हम लोग चलते हैं 8 पर। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? असंयुक्त कहने का मतलब डिसजॉइंट होता है। क्या होता है? असंयुक्त कहने का मतलब, संयुक्त कहने का मतलब होता है डिसजॉइंट। अब ये क्या होता है? डिसजॉइंट कहने का मतलब कि ए का कोई भी एलिमेंट जो है बी में नहीं हो, अब बी का कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं हो, यानी कि ए और इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमारा निकलेगा फाई। तो इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब इस तरह का कंडीशन किस किस के साथ है? जैसे पहला नंबर में कहा 8 नंबर में कि 1 में जो है 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है। अब बी में कहा कि x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से बड़ा है या बराबर है, 6 से छोटा है। तो यहाँ 4, 5, 6 भी आ जाएगा, 6 के बराबर भी है। तो बताइए ये दोनों असंयुक्त हैं? तो नहीं है, क्योंकि a इसका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें 4 एक एलिमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AEIOU और CDEF है, तो E जो है दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए ये इसका जो आप निकालेंगे तो ये इंटरसेक्शन तो E कॉमन आ जाएगा, इसीलिए यह भी असंयुक्त नहीं है ना, यह भी नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। तो अभी आप तुरंत बनाए हुए हैं b और c का इंटरसेक्शन। तो b और c में एक दूसरे में कोई चीज़ कॉमन होता ही नहीं है, सम अलग है, विषम अलग है, तो यही एक संयुक्त हो जाएगा। अब इसका अगर आप निकालते हैं b और c का इंटरसेक्शन तो यह इम्पटी सेट आ जाता है, तो यही एक असंयुक्त समुच्चय है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद आपको 9 नंबर में डिफरेंस निकालना है। तो 9 नंबर में डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी लिखना है हमको, a माइनस बी लिखना है। तो इसको डिटेल में समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग बनाएंगे कैसे, इसको समझिए। पहले a को लिखेंगे। a में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है और 21 है। और उसके बाद माइनस कहा b, तो माइनस b का सारा एलिमेंट लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और यह 20 लिख दिए। अब इसमें माइनस निकालना है, तो माइनस मतलब डिफरेंस का क्या नियम है कि a का एलिमेंट हो लेकिन b में नहीं हो वो एलिमेंट। ये जो हो जाएगा 3 a का एलिमेंट है लेकिन b का नहीं है। 6 भी जो है a का है लेकिन b का नहीं है। 9 भी जो है a का है लेकिन b का नहीं है। ये 12 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 12 b में मौजूद है। ये 15 जो है हमारा a में है लेकिन b में नहीं है। 18 जो है हमारा a में है लेकिन b में नहीं है। और 21 जो है a में है लेकिन b में नहीं है। तो यही आपका a माइनस बी हो जाएगा। तो इसी तरह से डिटेल में आपको बनाना है यहाँ पर। इसके बाद एक और हम देखते हैं, जैसे लास्ट ही देखते हैं, और इसके बीच में जितना प्रॉब्लम है इसका PDF हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको। जैसे d माइनस सी है आपका, तो d को लिख लीजिए। तो d हमारा कौन कौन सा है?
5, 10, 15, 20 है। 5, 10 और यह 15 और 20 है। उसके बाद सी देखिए क्या है। सी में हम देख रहे हैं 2 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और उसके बाद 14 और उसके बाद 16। तो यहाँ डिफरेंस करना है हमको। तो डिफरेंस करने के लिए हम क्या देखते हैं, 5 को ले सकते हैं क्योंकि 5 इसमें मौजूद नहीं है। 10 को नहीं ले सकते क्योंकि 10 यहाँ मौजूद है। 15 को ले सकते हैं, है ना, और 20 को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से D माइनस C हमारा निकल जाता है। रेस्ट प्रॉब्लम आप लोग को मिल जाएगा PDF इसका। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 को भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के नीचे। तो 10 में हम देख रहे हैं क्या कि x दिया गया है, y दिया गया है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, x माइनस वाई, y माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। तो x माइनस वाई ज्ञात करना है तो x क्या है आपका, a b c d है ना। इसमें क्या है, a b c d है x में। y में क्या है आपका f b d g, f b d और g है। तो x माइनस वाई निकालने के लिए x का एलिमेंट लेते हैं, जैसे a ले सकते हैं चूँकि इसमें नहीं है, b ले सकते हैं तो b नहीं ले सकते हैं, c ले सकते हैं, c ले सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं है, d ले सकते हैं तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद है। तो सिर्फ ac हो जाएगा। अगर y माइनस एक्स करते हैं तो ये आपका y का एलिमेंट आएगा, f आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसमें नहीं है, b नहीं आएगा, d नहीं आएगा और g आ जाएगा आपका। अब यदि हमको निकालना हो x इंटरसेक्शन y, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो दोनों में b और d कॉमन है, b और d कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में b और d आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हुआ। अब इसके बाद यदि r वास्तविक संख्या है, q परिमेय संख्या का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। अब जैसे देखिए इसको समझिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना रियल नंबर, r क्या है, रियल नंबर। ये जो बना होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बना होता है। ये आपका परिमेय संख्या हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया, दोनों से मिल के बना होता है। अगर r में हम q को माइनस कर दें तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ t बच जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या बच जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर r माइनस q क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। वेरी सिंपल, बस इतना ही कर लिखना है और इसका काम खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कहता है कि ये दोनों एक असंयुक्त समुच्चय हैं। तो असंयुक्त समुच्चय होने के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन, इसको हम लोग बुक में ही देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्या यह असंयुक्त समुच्चय है। तो असंयुक्त समुच्चय होने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए 3 दोनों में कॉमन है, तो ये असंयुक्त नहीं है। क्या है, ये असंयुक्त नहीं है। और इसके ये बोल रहा है कि असंयुक्त समुच्चय है, तो ये असत्य हो जाएगा। अब इस दोनों में देखिए असंयुक्त समुच्चय होगा, तो यह आपका असंयुक्त समुच्चय है, क्योंकि अच्छा माफ़ करेंगे, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि a जो है दोनों में हमारा कॉमन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, तो दोनों में कोई कॉमन है। इसका सारा एलिमेंट में एक भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, तो इसीलिए यह असंयुक्त समुच्चय होगा, जो कि ट्रू लिखेंगे, ये सत्य लिखेंगे। अब इस दोनों में हम देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है कि इसका एक भी एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो
पूछ रहा क्या असंयुक्त समुच्चय है, तो कहेंगे यस, यानी कि दोनों आपका ट्रू हो जाएगा, ऊपर का दोनों फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। तो आइए अब हम लोग 1.4 का PDF देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह आपका सारा प्रॉब्लम यहाँ पर बना हुआ है, और जो भी प्रॉब्लम आपको लगे कि हमसे नहीं बन पाए तभी आप इसको यूज करेंगे, वरना अपने से बना के आप लोग इसको ख़त्म कीजिए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुद ज़रूर ही बना लेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपका, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे कमिटमेंट किया था कि इसका PDF मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा, और इसको देख लीजिए। आप अपनी मदद कर सकते हैं इसे देखकर। सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ना। फिर उसके बाद आप देखते हैं 8 का नंबर 3 है ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 11 है ना। ये 11 का सॉल्यूशन हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके मदद के लिए मदद हो रही है कि नहीं, और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो कमी रही हो तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएंगे, ताकि मैं सुधार कर सकूं। धन्यवाद।